जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसका प्रथम वंश गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया है और अब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंशों में सबसे कम समय खिलजी वंश का ही कार्यकाल रहता है, शासनकाल रहता है, और सर्वाधिक कार्यकाल तुगलक वंश का रहता है। दोस्तों, हम खिलजी वंश को पढ़ने से पहले बात करना चाहेंगे इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को लेकर के। यह वही जलालुद्दीन है जिसको कैकूबाद ने सेनापति के पद पर आसीन किया और यह समानी के सूबेदार के पद पर भी आसीन रहा है, और इसने उसकी हत्या करके और उसके पुत्र कैमुर्स की भी हत्या करके गुलाम वंश को खत्म किया था और इसके बाद इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। मोस्टली वैसे तो खिलजी वंश में 5 शासकों ने शासन भार संभाला है, लेकिन मुख्य रूप से हम केवल 2 ही शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षाओं में भी इन्हीं दोनों से अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। जिसमें से पहले हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इस वीडियो में हम केवल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं जलालुद्दीन के बारे में। ये खिलजी वंश है, खिलजी डायनेस्टी। इस पूरा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक इसका शासन चलता है और यह ओनली केवल 30 सालों तक ही खिलजी वंश का शासन रहा है। यह सबसे कम समय चलने वाला वंश है। यदि क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय कार्यकाल किस वंश का रहा है, तो वह होगा खिलजी वंश, और सबसे अधिक बोला जाए तो वह होगा तुगलक वंश। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद संस्थापक इसका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और इसका शासन केवल 6 सालों के लिए ही रहा है, क्योंकि ये बहुत ही वृद्ध हो चुका था। ये लगभग 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका था और 70 वर्ष की आयु में यह सुल्तान बना था। तो लगभग ये 6 वर्ष ही सुल्तान के पद पर आसीन रहता है और इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। उपाधि, जब ये कैकूबाद के समय पर उसका अधिकारी हुआ करता था तब कैकूबाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि से नवाजा था। शाइस्ता खां की उपाधि उसको दी गई थी। क्वेश्चन आता है कि शाइस्ता खां की उपाधि किस सुल्तान पद को दी गई थी, किस सुल्तान को दी गई थी, तो वह हुआ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि कैकूबाद द्वारा दी गई थी। कैकूबाद ने किलोखरी, कैलगुड़ी जगह का नाम है, किलोखरी का स्थापना की थी, शहर बसाया था, और उसी किलोखरी में एक बहुत ही विशाल और भव्य महल बनवाया था कैकूबाद ने। तो इसकी हत्या तो उसने कर दी थी। तो जब इसने अपना राज्याभिषेक करवाया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, उसी किलोखरी के महल में अपना राज्य अभिषेक 70 वर्ष की आयु में इसने वहाँ पे करवाया और इसने उसी किलोखरी को अपनी राजधानी घोषित किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने खिलजी क्रांति कहा है। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा गुलाम वंश में जो तुर्क हुए वह इलवरी तुर्क थे और यह है अफगानी तुर्क था, और इन खिलजियों को उन तुर्कों की अपेक्षा छोटा समझा जाता था, नीचा समझा जाता था। इसलिए चूंकि यह छोटी जाति से होकर भी सुल्तान पद को ग्रहण करता है, वहां तक पहुंचता है अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, इसलिए ये एक क्रांति के तौर पर भी देखी जाती हैं। तो प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने इसे खिलजी क्रांति कहा है। इसमें हम देखते हैं उच्च जाति नहीं, क्योंकि ये अफगानी तुर्क थे, ये इसको उच्च जाति नहीं माना जाता था, ये अफगानी तुर्क थे इसलिए। इसके बाद खलीफा का दावा नहीं, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खलीफा को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। इससे पहले हमने देखा गुलाम वंश में मुख्य रूप से सुल्तानों ने खलीफा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया, उनसे सुल्तान पद की पदवी धारण कर रहे हैं या सर्टिफिकेट ले रहे हैं इस प्रकार, लेकिन ऐसा इसने बिल्कुल भी नहीं किया। इसने खलीफा को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, उसका दावा वगैरह नहीं माना, और इसने धर्म से राज्य की दूरी रखी। ये इसका बहुत अच्छा काम था। हमने इससे पहले गुलाम वंश में पढ़ा
बलबन के बारे में, उसके शासन का आधार ही कुरान के नियम हुआ करते थे। लेकिन इसने धर्म को अलग रखा और राज्य को अलग रखा, धर्म और राज्य को अलग अलग रख के इसने शासन किया। इसके बाद योग्यता व प्रतिभा के आधार पर इसने पद दिए। योग्यता और पद के आधार पर, जैसी जिसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसी के आधार पर इसने प्रतिभा और योग्यता के आधार पर पद देता है, उन पर आसीन करता है। और एक और इम्पोर्टेंट है, इसने दीवान ए बकूफ नाम का एक डिपार्टमेंट गठित किया, एक विभाग बनाया जो कि व्यय विभाग हुआ करता था, और दीवान ए बकूफ उस विभाग का नाम हुआ करता था। यह दीवान ए बकूफ व्यय विभाग की स्थापना किसने की, गठन किसने किया, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया। शासन का आधार शासितों की इच्छा और उदार निरंकुशवाद। दोस्तों, यह 70 वर्ष की आयु में तो शासन बना था, शासक बना था, और 70 वर्ष की आयु लगभग एक बहुत ही वृद्धावस्था हो जाती है, और उस आयु में इंसान एक सुस्त टाइप से हो जाता है। इतनी ज़्यादा उसमें वह जोश या इतना ज़्यादा उसमें उत्साह देखने को नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल और शासकों की अपेक्षा एक तरीके से देखा जाए एक उदार फीलिंग वाला था। यह उदार शासक हुआ है। बलबन ने तो लाहौर रक्त की नीति अपनाई थी, लेकिन इसने लाहौर रक्त की नीति ना अपनाते हुए एकदम उदार स्वभाव रखा, बिल्कुल दयालु वाला स्वभाव रखा। और ऐसा बताया जाता है कि यह शासक बनने के बाद जब यह जनता के सामने जाता है तो वहाँ पर बहुत ही इमोशनल भाषण देता है, इमोशनल स्पीच देता है। वहाँ पर उनको बताता है कि दोस्तों, मैंने इससे पहले इस पद पर, सुल्तान के पद पर, जो उच्च कुलीन पद के जो लोग होते थे, उच्च कुलीन खानदान के जो लोग होते थे, भाई सुल्तान बने, लेकिन मैं अपनी प्रतिभा और अपने बल पर सुल्तान के पद को ग्रहण मैंने किया है, उसको हासिल किया है। इस प्रकार यह एक इमोशनल सा स्पीच देता है और लोगों को इमोशनल कर देता है, और इस प्रकार लोगों का इससे सहयोग भी मिलता है, और यह उन जनता की इच्छा के आधार पर ही शासन करता है। हालांकि यह पूर्ण निरंकुशहीन नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है एक शब्द उदार निरंकुशवाद। यह निरंकुश होता है लेकिन उदार निरंकुशवाद। और सभी कैसे थे इससे पहले के शासक, वह निरंकुशवाद को फॉलो करते थे, लेकिन ये उदार शब्द और जुड़ जाता है। यह उदार निरंकुशवाद को फॉलो करता है और शासितों की इच्छा, जनता की इच्छा के आधार पर यह शासन करता है। यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला ही शासक हुआ है जिसका शासन जनता की इच्छा के अनुरूप चलता है। यह उन्हीं के आधार पर यह चलता है, उनको यह तवज्जो देता है जनता की इच्छा को। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि इसके समय पर लगभग 4000 मंगोल भारत में निवास करने हेतु आते हैं, और यह उनसे कहता है कि आप इस्लाम स्वीकार कीजिए यदि आपको भारत में रहना है। तो वह सभी मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और दिल्ली के पास ही एक जगह पर बस जाते हैं, और उस जगह का नाम मंगोलपुरी हो जाता है, और उनको नवीन मुसलमान कहा जाने लगता है। तो लगभग 4000 मंगोल भारत आते हैं और इस्लाम स्वीकार करने के बाद वह दिल्ली के पास मंगोलपुरी बसाते हैं और वहाँ पर ये रहने लगते हैं, और उनको ही नवीन मुसलमान कहा जाता है। इसके बाद इसी के शासनकाल में अलाउद्दीन द्वारा देवगिरी का सफल अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी के शासनकाल में लगभग 1296 का शासन टाइम रहा था। तो 1296 में जलालुद्दीन ने कहा अलाउद्दीन से, अलाउद्दीन इसका भतीजा हुआ करता था, और अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि तुम महाराष्ट्र के देवगिरी में जो यादव वंशीय राजा रामचंद्र देव हैं उनको पराजित करके आइए और उनको हराइए। तो अलाउद्दीन खिलजी इनके जलालुद्दीन के शासनकाल में महाराष्ट्र के देवगिरी पर अभियान करता है, आक्रमण करता है, और वहाँ पर वह युद्ध चलता है, और इसके बाद इसकी विजय हो जाती है और रामचंद्र देव पराजित हो जाते हैं। जब यह वहाँ का शासन जीत जाता है तो यह बहुत ही खुश होता है, और यह ऐसा मान लीजिए कि इसको इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि यह एक पार्टी रखता है। पार्टी यानी एक बहुत ही फंक्शन टाइप से कार्यक्रम आयोजित करता है। तो वहाँ पर जलालुद्दीन को आमंत्रित करता है। इसके मन में एक आइडिया चल रहा था कि मेरे जो चाचा हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, यदि इनकी हत्या हो जाए तो मैं पूरे दिल्ली सल्तनत का सम्राट
बन जाऊंगा। तो इसके सामने सबसे बड़ा इसके रास्ते का कांटा कौन हुआ? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो इसने एक चाल चलते हुए आमंत्रित किया चाचा को, और कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जगह का नाम है। कड़ा अलग है और मानिकपुर अलग है। कड़ा और मानिकपुर के बीच में यमुना नदी बहती है। तो इसने दिमाग लगाया, हम पहले कड़ा बुलाते हैं चाचा को, कड़ा जैसे वो सेना लेके आएंगे तो फिर अपन मानिकपुर पहुंच जाएंगे, तो इतनी सारी सेना लेकर के भाई नदी पार तो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए वह पहले कड़ा आता है, फिर पता चलता है कि अलाउद्दीन मानिकपुर पहुंच गया, और मानिकपुर पहुंचने के बाद फिर वह नदी के रास्ते से वह कुछ साथियों के साथ जलालुद्दीन कहाँ पहुंच जाता है? मानिकपुर। और वहां पर पहुंचने के बाद वह चाचा को गले लगाने हेतु धोखे से पीठ में चाकू से वार करके हत्या कर देता है। इस प्रकार इसी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी का सफल अभियान हुआ, और यादव वंशी रामचंद्र देव बागी शासक थे। यदि क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में देवगिरी अभियान हुआ, देवगिरी का सफल अभियान हुआ किसके शासनकाल में, तो आंसर हुआ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और किसके द्वारा किया गया, तो उसका आंसर हुआ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ। ये आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, किसके शासनकाल में किया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में किया। और कड़ा मानिकपुर में कार्यक्रम के दौरान जलालुद्दीन की हत्या यह कर देता है, और यह इलाहाबाद में यह जगह आती है। ये दोनों छोटे छोटे गांव मान लीजिए जगह का नाम है, और यह वहां पर इनकी हत्या कर देता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास किया। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे उनको यहाँ पे मैंने भरपूर समझाने का प्रयास किया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार राणा रतन सिंह जो हुए हैं, उनकी जो महारानी हुई हैं महारानी पद्मिनी, किस प्रकार उनकी घटना को अंजाम देता है, और किस प्रकार राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी में भीषण युद्ध होता है, और किस प्रकार महारानी पद्मिनी अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु जौहर करके अपना आत्मदाह कर देती हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्द ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।